नमस्कार। आज हम अध्याय 17 प्राकृतावास, प्राकृतिक आवास, हैबिटेट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक आवास से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ हैबिटेट होता क्या है। तो इसके बारे में यह है कि हमारे राज्य में जगदलपुर के पास कांगेर नदी जो है उसके तट पर कुटुमसर गुफा है और इस गुफा की जो छत व दीवार है वो एक चूनायुक्त उससे चूनायुक्त जो पानी है वो टपकते रहता है इस गुफा की जो दीवारें हैं, जिससे छत से लटकती और जमीन से उभरती शंकु जैसे विशाल और सुंदर जो संरचनाएं हैं वो बनती है वहाँ पर। इस कुटुमसर जो गुफा है, कांकेर नदी है जगदलपुर के पास, तो कुटुमसर गुफा आसपास की जमीन से लगभग 35 मीटर नीचे है। 35 मीटर जो नीचे है वह 1 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये गुफा कुटुमसर की जो गुफा है, कुटुमसर गुफा में इतना अंधेरा है कि यदि हम वहाँ टार्च पकड़ के जाते हैं और टार्च बंद कर दें तो एक कदम चलना भी हमको क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस कुटुमसर गुफा में क्या है, ऑक्सीजन का जो बाह्य जो वातावरण है, बाहरी गुफा के बाहर की तुलना में वहाँ जो ऑक्सीजन है बहुत कम है। इसके बावजूद भी वहाँ अनेक प्रकार के जो जीव जंतु है वो पाए जाते हैं वहाँ। जैसे उदाहरण के लिए वहाँ पर चमगादड़ है, कीड़े मकोड़े हैं, मिलीपीड्स है, बैक्टीरिया है, आदि जीव जंतु उस कुटुमसर की गुफा में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, कुटुमसर की गुफा जो कांगेर नदी की है, वहाँ पर जो कुटुमसर की जो गुफा है उसका तापमान साल भर 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ के पानी का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये साल भर की बात है। इसका अर्थ यह है कि गुफा जो है, गुफा और अंदर के पानी के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता। जो गुफा का तापमान है और वहाँ का पानी का तापमान है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता। बरसात के मौसम में यहाँ प्रायः बाढ़ आ जाती है इस कुटुमसर गुफा में, ठीक, क्योंकि वहाँ कांकेर नदी। गुफा में मछली की एक ऐसी जाति है जो लगभग अंधी है। इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। इसकी आंखें बहुत ही छोटी है। इसकी लंबाई जो है उस गुफा के अंदर जो मछली है, अंधी है, उसको कानी मछली भी बोलते हैं। तो इसकी आंखें इतनी छोटी है और इसकी लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर है इस मछली की। स्थानीय लोग इसे कानी मछली बोलते हैं या कानी मछली कहते हैं। इस मछली की अन्य किस्में जो पहाड़ी नदियों में पाई जाती है, कुटुमसर गुफा में इसकी एक खास किस्म मिलती है। यह यहाँ की जो कुटुमसर गुफा है उसकी गुफाओं में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जलीय जीव, पौधे हैं, जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं आदि को ये मछली खाती है और ये मृत जंतु पौधों को भी खा जाती है ये मछली। यहाँ पर जो स्क्लेवेंजर जो होता है या अपमार्जक जिसको बोलते हैं, उसकी भूमिका ये निभाती है और ये मछली अक्सर मिट्टी के जो नीचे है अपना समय बिताती है। इसमें ये जो पानी मछली जिसको बोलते हैं, पानी में ये सांस लेती है, लेकिन समय समय पर ये पानी के सतह पर आकर अपना मुंह जो है हवा में क्या करती है और पानी के ऊपर आकर के मुंह में हवा क्या करती है, अपनी हवा भरती है ये मछली। ये जो मछली अपना संपूर्ण जो जीवन काल है इसी गुफा में बिताती है और ये यहीं प्रजनन भी करती है और यहीं ये मर जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुटुमसर जो गुफा है उस गुफा का जो पानी है इन मछलियों की आबादी का एक प्राकृतावास है। वहाँ वो अनुकूलित है, वहाँ रह गए हैं वो मछली और वहीं पर उसका एक प्राकृतिक आवास है। जो कुटुमसर गुफा है, कुटुमसर गुफा में जैविक कारक जो कानी मछली जिसको बोलते हैं यानी कानी मछली और अन्य जीव हैं, वहाँ का जो तापमान है और चूनेयुक्त जो दीवारें हैं और पानी और प्रकाश आदि की यहाँ का अजैविक घटक है। समझ रहे हो, जैविक घटक किसको माना जाए, यहाँ की जो मछली है और अन्य जो जीव है वो जैविक घटक है। और यहाँ तापमान है, चूनेयुक्त पानी है, चूनेयुक्त दीवार है, प्रकाश है आदि यहाँ का अजैविक घटक है। अतः किसी जो पर्यावरण में रहने योग्य जो सुरक्षित स्थान, तापमान, पानी व हवा जो है इत्यादि वहाँ के अजैविक कारक होते हैं, ठीक है। और वहाँ भोजन की उपलब्धता जो होती है और विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति ये जैविक कारक होते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक आवास के अजैविक व जैविक कारक वहाँ के जीवों के विभिन्न तरीकों को प्रभावित करते हैं। हम भी यहाँ स्थल है, एक मनुष्य को ले लो तो यहाँ ताप है, मान है, पानी है, मिट्टी है, वायु है, हवा है, ये सब
अजैविक कारक है। और यहाँ पर रहने वाले जो स्थलीय जीव है, मनुष्य है, भेड़ है, बकरी, ये सब यहाँ का जैविक कारक है जिसको कहा जा सकता है। पेड़ पौधे भी है। इसमें एक पॉइंट फिर आता है प्रकृतावास एवं पर्यावरण के घटकों के मध्यंतर संबंध, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट। तो जो हमारा जो प्राकृतिक आवास है वहाँ पर पर्यावरण के जो घटक है उससे अंतर संबंध, तो यानी पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु है और वहाँ का जो अजैव घटक है वो सब एक दूसरे से अंतर संबंध स्थापित करते हैं। ये एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है, ठीक, एक व्यवस्था बनी होती है जैविक और जैव और अजैव घटकों का। तो ये एक अंतर संबंध को पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम कई एक जीव पर डिपेंड हैं और वो जीव अन्य जीवों पर आश्रित रहता है अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए, तो इस प्रकार से एक दूसरे पर वो अंतर संबंध स्थापित करते ही रहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि सजीव निर्जीव के मध्य अंतर संबंध कैसे होता है कि हम जैसे सुबह सोकर उठने के बाद रात में सोने तक अपनी दिनचर्या कुछ समय तक के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, हमारे लिए क्या क्या आवश्यक वस्तु होती है उसको जैसे सूची भी बना लेते हैं। तो हम उसमें देखेंगे हमको सांस लेने के लिए हवा के उपयोग करते हैं, टूथब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, बहुत सारा जो क्रियाकलाप हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं एक ही दिन में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कई प्रकार के जीव जंतु है उससे संबंधित रहते हैं, पेड़ पौधे से संबंधित रहते हैं भोजन के लिए, है ना। तो वहाँ पर कई एक अनेक हवा है अजैव घटक है, पानी अजैव घटक है, उससे भी हम संबंधित रहते हैं। तो ये हमारा एक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थापित होता है, उसका एक उदाहरण बन जाता है। यहाँ पर देखते हैं पर्यावरण से के बीच जो अंतर संबंध हुआ, पर्यावरण में पाए जाने वाले जो समस्त जीव हैं, हमारे वातावरण के चारों ओर की जो आवरण है उसमें पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु है, सजीव घटक है, निर्जीव घटक है, इससे हम संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं से पूर्ति करते हैं। तो ये हमारा उससे एक संबंध स्थापित होता है, इसी को अंतर संबंध बोला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैविक घटकों में अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग कंपोनेंट। तो जो जैविक घटक है उससे कैसे अंतर संबंध स्थापित होते हैं, तो जीवों के बीच जो अंतर संबंध उसके कई कारण बनते हैं, जैसे प्रजनन, भोजन व सुरक्षा। एक जीव का एक महत्वपूर्ण चीज है प्रजनन, भोजन और सुरक्षा। तो जिस स्थान पर वो अपने समष्टि का विकास, अपने ही समान जातियों का विकास के लिए करना है, तो उसके ही समान वहाँ जीव स्थित होना चाहिए जिससे वो प्रजनन कर सके और आगे का जीवों का विकास हो। वहाँ पर उसको रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसको उस जीव को वहाँ भोजन उचित मात्रा में उपलब्ध हो तो वो जीव वहाँ विकास करेगा, उसकी सुरक्षा हो, वहाँ उसको सुरक्षा महसूस हो उस जीव, तो वहाँ वो जीव आगे का विकास कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक जंगल में ही देखेंगे तो जंगल में हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, तो समस्त जो हरे पेड़ पौधे हैं ये उत्पादक कहलाता है, ठीक। और इसको जो खाने वाले जो शाकाहारी जीव जैसे वन भैंसा ही है, ठीक, और ये शाकाहारी जीव को खाने वाला जो जीव है वो है मान लो शेर है, ठीक है, हरे पेड़ पौधे वन भैंसा और शेर। तो यहाँ पर देखेंगे वन भैंसा ये छत्तीसगढ़ के घास के जो गीले मैदान है, दलदल है और नदियों के पास घने जंगलों में मिलता है, ठीक है। यही घास और अन्य पौधे को खाता है और ये वन भैंसा है और घास के बीच एक संबंध है जो ऊर्जा के बहाव के रूप में होता है, ठीक है। घास जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है और उससे ऊर्जा उसको मिलती है, नहीं जीवों को कार्य करने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए उसको भोजन करना पड़ता है, ठीक है। और इस भोजन से ऊर्जा जो घास को जो मिलती है या हरे जो झाड़ियाँ उसको मिलती है, तो वन भैंसा ऊर्जा के लिए घास को खाता है और यहाँ ऊर्जा का बहाव घास से वन भैंसा तक के उड़ जाता है। इस प्रकार वन भैंसे को अगर शेर खाता है तो शेर से उससे अंतर संबंध हुआ और वह ऊर्जा शेर को जाता है। तो इस प्रकार से एक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है एक जीव से दूसरे जीव तक। तो ऊर्जा के इस बहाव की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है।
ये खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। किंतु हम इस बात पर ध्यान देना होगा कि वन भैंसा केवल घास ही नहीं खाता, कुछ दूसरे पौधों को भी खाता है। ऐसे ही दूसरे जंतु जो है वो वन भैंसे को ही नहीं खाते, वो अन्य जंतुओं को भी खाते हैं। तो इस प्रकार बनी हुई सभी खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ दे तो वो एक खाद्य जाल बन जाता है। अर्थात हरे पेड़ पौधे हैं उसको खरगोश भी खाएगा, टिड्डा भी खाएगा, टिड्डा को चिड़िया खाएगी, खरगोश को डायरेक्ट शेर भी खा सकता है, लोमड़ी उसको खाएगा। तो इस प्रकार से एक बहुत सारे जीव एक ही वस्तु से एक ही चीज़ों से अपना अंतर संबंध स्थापित करता है और वो दूसरे से तो एक श्रृंखला बन जाती है, तो उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये ऊर्जा का जो प्रवाह है ये सरल रेखा से बना हुआ है, तो ये खाद्य क्या है श्रृंखला कहलाएगी और वो एक खाद्य जाल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पोषण स्तर, ट्रॉफिकल लेवल, ये होता क्या है, यानी पोषण जो स्तर कैसे बनता है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो हरे पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, जिसको उत्पादक कहा जाता है। वहाँ से हरे पेड़ पौधों को खाने वाले जो जीव है वो प्राथमिक उपभोक्ता है और ये शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव को जो खाने वाला जीव है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और ये सभी के मृत जो शरीर है उसको एक अपघटक करता जो होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं उसको अपघटित करने वाले जीव वो अपघटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एक पोषक स्तर जो बनता है। तो इसके बारे में जैसे देखते हैं तो खाद्य श्रृंखला कुछ ऐसे जीव होते हैं खाद्य श्रृंखला में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाता है। ये हरे पेड़ पौधे आते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो तो उपभोक्ता कहा जाता है। ये उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इसको उपभोक्ता कहा जाता है। जैसा कि इस खाद्य श्रृंखला में वन भैंसा और शेर यहाँ उपभोक्ता है। यहाँ जो वन भैंसा है वो प्राथमिक उपभोक्ता और शेर है वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। इस श्रृंखला में और उपभोक्ता हो सकते हैं, ठीक है। और अंत में खाद्य जो श्रृंखला है ऐसे जीव जुड़ते हैं जो जीवों द्वारा शरीर के बाहर निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों जैसे जीवों के मरने के बाद उन्हें भूमि में अपघटित कर देते हैं, वो अपघटक जीव कहलाते हैं। अर्थात इनके जो शरीर के मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं ये जीव, वो अपघटक है। अपघटक की क्रिया में बने सरल पदार्थ फिर से पर्यावरण का जो हिस्सा बन जाता है। ये फिर से पर्यावरण का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में खनिज पदार्थ जो भूमि से हरे पेड़ पौधे लेते हैं वो अपघटन करता जीव द्वारा सरल कार्बनिक जो पदार्थ है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं हरे पेड़ पौधे। तो इस प्रकार से श्रृंखला बनती है। तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषक स्तर कहलाती है। ये जो खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक कड़ी है वो पोषक है। यहाँ का जो ऊर्जा है या पोषक है उसको इस जीव ने लिया, इस जीव का द्वितीयक उपभोक्ता ने लिया, तो ये पोषक स्तर बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा जानकारी के लिए जानकारी लेते हैं कि कुटुम्बसर गुफा में बाढ़ के दौरान जो सूक्ष्म जीव है, पौधे हैं, सूक्ष्म जंतु व अन्य पोषक पदार्थों गुफा में प्रवेश कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल कुछ ही समय के लिए जो कानी मछली जिसको कहा जाता है वो पोषक पदार्थ भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं उसको, ठीक। तो कानी मछली जो है गुफा में उपस्थित मृत जंतु और पौधों को ही खाती है। अतः यहाँ पाई जाने वाली जो खाद्य श्रृंखला है अपमार्जक जो है खाद्य श्रृंखला होती है, जिसमें पृथक पोषक जो स्तर है उत्पादक व जो उत्पादक न होकर ये क्या होता है मृत पदार्थ होते हैं। जैसे मृत जीव जंतु है, उसके बाद कानी मछली है, उसके बाद चमगादड़ है। तो इस प्रकार का इसका एक पोषक स्तर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैविक अजैविक घटकों में अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड इनबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है।